हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां पर हम डिस्कस करते हैं लॉ से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लैंडमार्क जजमेंट्स और ऐसी कई चीज़ें जो लॉयर्स, जजेस और लॉ स्टूडेंट्स सभी को पता होनी चाहिए। तो अपनी इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी जजमेंट्स जिनकी की हाई प्रोबेबिलिटी है आने वाले जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे जाने की, और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी ये जजमेंट्स बहुत जो है ब्राउनी पॉइंट्स वाली रहने वाली हैं। So without wasting any time, let's start with the very first judgment, which is Darwin Dominic versus State of Kerala 2024 Kerala High Court। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है और कोई वाइफ, यानी कि एक कपल है जो कि शादी के बाद फॉरेन चला जाता है, और फॉरेन में जाकर जो हस्बैंड है वो वाइफ पर क्रूएलिटी कमिट करता है। लेकिन क्रूएलिटी का जो पूरा ऑफेंस कमिट किया गया है वो फॉरेन में ही किया गया है। तो क्या ऐसे केस में अगर वाइफ इंडिया में आके प्रोसिक्यूशन करवाना चाहती है तो क्या सेक्शन 188 सीआरपीसी के अंडर ट्रायल कोर्ट को सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी? Can trial court proceed with criminal prosecution under section 498A of IPC without previous sanction from the central government under section 188 of CRPC when an offence of marital cruelty was entirely committed outside India by an Indian national? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ट्रायल विशिएट हो जाएगा एंड इज लायबल टू बी कॉस्ट। लेकिन क्या सैंक्शन की जरूरत है अगर अ पार्ट ऑफ ऑफेंस इंडिया में कमिट होता है और बाकी का फॉरेन कंट्री में? तो इसका आंसर है नो। यहाँ रेफर किया गया सरताज खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड को। यानी कि जस्ट ये बनती है कि जो भी क्रुएलिटी का एक्ट है उसमें से अगर एक पार्ट भी या कोई एक इंडिया में हो जाता है तो सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है लक्ष्य जसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें सवाल उठा कि क्या इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट जो है अंडर सेक्शन 73 सीआरपीसी, यानी कि मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 73 सीआरपीसी में एक नॉन बेलेबल वारंट जारी करता है अक्यूज्ड को ताकि वो प्रोड्यूस्ड किया जा सके पुलिस के आगे, ताकि फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लीगल है? तो इसका आंसर है नो। रीजनिंग ये दी गई कि वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड बिफोर अ कोर्ट। अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, स्पेसिफिकली बिलीविंग कि पर्सन जो है वो एब्सकॉन्ड कर गया है बिफोर इशूइंग एनी प्रोक्लेमेशन। अगर हम नॉन बेलेबल वारंट की बात करें, जैसे कि हमने देखा कि 73 में सेक्शन 73 में सिर्फ कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करने के लिए उसे लाया जा सकता है नॉन बेलेबल वारंट के थ्रू। उसके बाद ये जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि सिर्फ कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करने के लिए ही नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जा सकता है, इसमें रेफर किया गया इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल को, जहां पर भी सेम ही चीज हेल्ड की गई थी कि एनबीडब्ल्यू सिर्फ कोर्ट में लाने के लिए इशू किए जाने चाहिए अक्यूज्ड को। उसके अलावा अगर हम प्रोक्लेमेशन की बात करें जो कि सेक्शन 82 सीआरपीसी में होती है, तो वहां पर कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं कि जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या एब्सकॉन्ड कर गया है या फिर प्रोक्लेमेशन की नीड है। लेकिन अगर हम एंटिसिपेटरी बेल की बात करें तो क्या अगर एक बार एनबीडब्ल्यू इशू किया जा चुका है अक्यूज्ड के अगेंस्ट तो क्या कोर्ट स्टिल कंसीडर कर सकती है एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल? तो इसका आंसर है यस, लेकिन एनबीडब्ल्यू पहले कॉश किया जाना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है सुष्मिता पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024 कैलकाटा हाई कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें ये सवाल उठा कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस हैं अंडर सेक्शन 354A आईपीसी वो वुमेन के अगेंस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। रीजनिंग ये दी गई कि जो सेक्शन है उसकी लैंग्वेज स्टार्ट होती है अ मैन से, यानी कि उसमें सिर्फ बहुत नैरो एम्बिट के साथ मेल जेंडर को कवर किया गया है, इसीलिए वुमेन को एज एन अक्यूज्ड इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी। हमारी नेक्स्ट जजमेंट मैट्रिसेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2024 सुप्रीम कोर्ट। क्या एक कॉरपोरेट एंटिटी या फिर कोई कंपनी
ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बार की जा सकती है टू बी ट्रीटेड एज पर्सन फॉर फाइलिंग अ कंज्यूमर कंप्लेंट? तो इसका आंसर है नो। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है नवास एलियास मुल्ला नवास वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 सुप्रीम कोर्ट. The issue involved was, what are the various factors that the courts need to consider while deciding convict's period of sentence before remission could be sought? तो इसका आंसर है कि नेचर ऑफ इंजरीज, जितने विक्टिम डिसीज हुए हैं वो, अक्यूज्ड के प्रीवियस क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स, और क्राइम जो जब कमिट हुआ तो क्या अक्यूज बेल पर था या नहीं था, इन सभी चीजों को कंसीडर किया जाना है. नवास एलियास मुल्ला नवास वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 सुप्रीम कोर्ट. हमारी नेक्स्ट जजमेंट है प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू 2023 सुप्रीम कोर्ट. इसमें ये सवाल उठा कि मान लीजिए जब पार्टीशन सूट पेंडिंग थी एक फैमिली के बीच, या फिर प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो गई थी और अभी फाइनल डिक्री नहीं आई थी, और उसी बीच कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट आती है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जिसकी वजह जो पार्टीज के राइट्स हैं उनकी ऑल्ट्रेशन हो जाती है, उनके शेयर्स में एनलार्जमेंट या डिमिनिशन हो जाती है शेयर्स में, तो क्या ऐसे में जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है या कोई इवेंट है उसे कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए while giving effect to passing final decree in partition suit? तो इसका आंसर है यस. जैसे कि किसी की डेथ आती है या फिर कोई नया बच्चा बॉर्न हो जाता है फैमिली में, तो ऐसे में इन चीजों को कंसीडर किया जाना है फाइनल डिक्री पास करते टाइम. नेक्स्ट सवाल इसी जजमेंट में, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ 2005 अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट टू अ पेंडिंग पार्टीशन सूट. कोई पार्टीशन सूट पेंडिंग है और तब जो 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट की अमेंडमेंट आती है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? तो इसका आंसर है, क्योंकि जो लॉ गवर्न कर रहा है पार्टीज को वो अमेंड हो गया है बिफोर द पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री या फिर कंक्लूजन, तो पार्टी जो है उनको बेनिफिट दिया जाएगा अमेंडमेंट आने के बाद. जैसे कि 2 डॉटर्स हैं एक हैंड पे, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा और वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं ट्रायल कोर्ट को कि वो कॉग्निजेंस लें इस अमेंडमेंट का और अकॉर्डिंगली उनको भी शेयर्स दें या उनको भी जो है वो ज्वाइन करें सूट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट फॉर पार्टीशन बाय मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली इज अ क्लियर इंटीमेशन ऑफ हिज इंटेंशन टू सेपरेट एंड देयर वाज कॉन्सिक्वेंशियल सेवरेंस ऑफ स्टेटस ऑफ जॉइंटनेस. पार्टीशन की सूट्स में ऐसा माना जाता है कि जब कोई अपनी क्लियर इंटेंशन बता देता है पार्टीशन करने के लिए, तो उस टाइम ये माना जाता है कि एक तरह से सेवरेंस ऑफ स्टेटस हो गया है. तो इसका आंसर है यस. यानी कि जब कोई पार्टीशन सूट डाल दे तो फिर वो क्लियर इंटेंशन है कि वो सेपरेट होना चाहता है और यहाँ से ही जॉइंटनेस का जो स्टेटस है वो सिवियर हो जाता है. हमारी नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट 2023 सुप्रीम कोर्ट की, रेवन सिडप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुना 2023 सुप्रीम कोर्ट. इस जजमेंट पर हमने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, रील्स में भी बना रखी है, तो अगर आप रेफर करना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ voidable मैरिजेस आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट अ शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ देयर डिसीज्ड पेरेंट्स. तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी विच वुड हैव बीन अलॉटेड टू देम ऑन एन नोशनल पार्टीशन ऑफ हिंदू कोपाशनरी प्रॉपर्टी. हालांकि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट नहीं रखते. इस जजमेंट को डिटेल में समझने के लिए मैं लिंक जो है वो कमेंट्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये रूलिंग दया भागा पर भी एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जहां पर बच्चों को जो कि इनवैलिड मैरिजेस से बॉर्न आउट हुए हैं, क्या उनका राइट है पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में जो कि हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर है यस. यानी कि जो बच्चा वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस से हुआ है वो एंटाइटल है पेरेंट्स शेयर इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ. लेकिन वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते. यानी कि पेरेंट्स का जो शेयर होगा उसी में से नोशनल पार्टीशन के बाद उनको शेयर मिलेगा. कैन सच अ चाइल्ड बी ट्रीटेड एज कोपार्टनर बाय बर्थ इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? इसका आंसर है नो. यानी कि उनको एज ए कोपार्टनर ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से उनको
हिस्सा मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है इलवारसन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहने वाली है। वेदर अंडर सेक्शन 7A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि तमिलनाडु की अमेंडमेंट है और वहीं पर एप्लीकेबल है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस डू नॉट रिक्वायर पब्लिक सोलमनाइजेशन और डेक्लेरेशन, तो इसका आंसर है नो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो लोग छुपकर पेरेंट्स से शादी करते हैं या भागकर शादी करते हैं तो उनको एक रिस्क रह सकता है अपनी जान का या ऑनर किलिंग्स का, ऐसा कुछ। तो इस वजह से जो है वो पब्लिक डिक्लेरेशन को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है श्रीराम श्रीधर चिमुरकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्वेश्चन उठा कि क्या सेक्शन 8 और 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो अगर कोई विडो है वो एडॉप्ट करती है सन या डॉटर को, तो क्या उसे डीम टू बी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड माना जाएगा? यानी कि हस्बैंड की डेथ के बाद जो है वो विडो ने कोई बच्चा एडॉप्ट किया है, तो क्या इस तरीके से माना जाएगा कि वो बच्चा तभी से था जब उसका हस्बैंड जिंदा था? तो इसका आंसर है यस। इसकी रीजनिंग ये दी गई कि हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो डिटरमिन करते हैं राइट्स ऑफ अ सन एडॉप्टेड बाय अ हिंदू विडो ओनली विजिविस हिज एडॉप्टिव फैमिली। अब कौन सा सेक्शन इस बारे में बात करता है ये हमें बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। मिस एक्स वर्सेस मिस्टर ए एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ये सवाल उठा कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पर अक्यूज्ड को इनोसेंट पाया जाता है तो क्या राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन के अंडर उसकी आइडेंटिटी विदहेल्ड की जा सकती है? तो इसका आंसर है यस। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टार्ट किया है एनोनिमाइजिंग द नेम्स ऑफ अक्यूज्ड इन द जजमेंट्स व्हिच कॉस्ट द रेप केसेस एज फॉल्स, यानी कि जहाँ पर रेप केसेस को फॉल्स मानकर कॉस्ट किया गया वहां पर अक्यूज्ड के जो नाम है उन्हें एनोनिमाइज करना शुरू किया जा चुका है। इसी जजमेंट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एस्टैब्लिश वेदर द कंसेंट वाज विशिएटेड बाय अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ प्रॉमिस टू मैरी व्हाट मस्ट बी प्रूव्ड। यानी कि ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो कंसेंट था वो विशिएट हुआ था एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से, जो कि प्रॉमिस टू मैरी था, यानी कि कहा कुछ और गया और सुना कुछ और गया, क्या प्रूव किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है वो फॉल्स प्रॉमिस होना चाहिए और बैड फेथ में होना चाहिए और कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए बीइंग adhered टू एट द टाइम इट वाज गिवन। यानी कि सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, इसको प्रूव करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अगर हम जिस्ट में बात करें तो यही इंग्रेडिएंट्स हैं कि फॉल्स प्रॉमिस होना चाहिए, बैड फेथ में होना चाहिए, कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसे पूरा करने की, और उसके अलावा फॉल्स प्रॉमिस itself must be of immediate relevance or bear a direct nexus to women's decision to engage in a sexual act। यानी कि डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए शादी का और वुमेन्स डिसीजन टू एंगेज इन द सेक्सुअल एक्ट। रेफर किया गया प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2029 सुप्रीम कोर्ट को। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है वेल्थेपू श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सवाल उठा कि क्या लैक ऑफ कोजेंट एविडेंस टू प्रूव कि एक अक्यूज्ड जो था, यानी कि मल्टीपल अक्यूज्ड हैं, उनमें से एक अक्यूज्ड जो है उसकी कॉमन इंटेंशन टू कमिट मर्डर थी, क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कम्यूट करने के लिए सेंटेंस फ्रॉम सेक्शन 302 टू सेक्शन 304 पार्ट 2 ऑफ आईपीसी? इसका आंसर है यस। यानी कि with the lack of cogent evidence to prove that one of co-accused shared a common intention to commit murder is an important factor to commute sentence from section 302 to 304 of part 2 of IPC important है, तो इसका आंसर है yes। यानी कि important evidence होना चाहिए दोनों accused की या जो multiple accused हैं उनकी इंटेंशन को प्रूव करने के लिए, तभी सेक्शन 34 IPC जो है वो फोर्स में आता है। नेक्स्ट जजमेंट के रमेश वर्सेस के कोठांडा रमन 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्वेश्चन था
कि अंडर सेक्शन 118 रेड विद 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर कोई ब्लैंक चेक लीफ वॉलंटरली साइंड है और हैंड ओवर किया गया है अक्यूज्ड को टुवर्ड सम पेमेंट, हैंड ओवर किया गया है बाय द अक्यूज्ड टुवर्ड सम पेमेंट, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट? तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इन अफोर्सेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अगर कोई कोजेंट एविडेंस नहीं है टू शो कि चेक को इशू नहीं किया गया था इन द डिस्चार्ज ऑफ डेट, तो क्या प्रिजम्पशन फिर भी रहेगी? तो इसका आंसर है यस। हमारी नेक्स्ट जजमेंट, तहसीलदार अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वर्सेस गंगाबाई मिनारिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो 30 साल पुराना है और प्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, तो क्या प्रिजम्पशन अवेलेबल रहेगी कि जो सिग्नेचर और बाकी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो जिसमें इंक्लूड होती है हैंड राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो क्या वो उस पर्सन की हैंड राइटिंग में ही है, यानी कि एक जो है वो ऑथेंटिसिटी की प्रिजम्पशन साथ में रहेगी? तो इसका आंसर है यस। क्या अफोरसेड सर्कमस्टांसेस में जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया गया है, अटेस्टेड किया गया है इन केस, तो क्या प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो एग्जीक्यूट और अटेस्ट किया गया था बाय द पर्सन whom it purports to be executed and attested? तो इसका भी आंसर है यस। क्या ये भी प्रिजम्पशन रहेगी कि रिसाइटल्स therein are also correct? तो इसका आंसर है नो। तो तहसीलदार अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वर्सेस गंगाबाई मिनारिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट। कोई विटनेस है जो प्रोसिक्यूशन लिस्ट में तो था लेकिन उसे प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन नहीं किया, तो क्या उसे समन किया जा सकता है एज अ डिफेंस विटनेस? तो इसका आंसर है यस। हालांकि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए महेंद्र चावला की गाइडलाइंस है और महेंद्र चावला की जजमेंट भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो आपको जुडिशरी एग्जाम्स देने से पहले या एपीपी का एग्जाम देने के लिए आपको पता होनी चाहिए। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है श्रविक भट्टाचार्य वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोलकाता जोनल ऑफिस 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सवाल उठा कि क्या सेक्शंस 61, 70, 200, 437 सीआरपीसी में अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया जा सकता है जब वो वॉलंटरली सरेंडर कर रहे उस कोर्ट के आगे। हालांकि कोर्ट ने जो चार्जशीट है उसका कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन सम्मन ऑर्डर इशू नहीं किया है, यानी कि सम्मनिंग ऑर्डर के बिना ही चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कोई वॉलंटरली सरेंडर कर रहा है तो उसे कस्टडी में लिया जा सकता है। तो इसका आंसर है नो। बेल एप्लीकेशन जो कि ऐसे ही अक्यूज ने फाइल की है जिसने कि वॉलंटरली सरेंडर किया है इन एब्सेंस ऑफ सम्मनिंग ऑर्डर बी एंटरटेन, तो इसका भी आंसर है नो। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस स्वरण सिंह एलियास बाबा 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सवाल उठा कि क्या कोर्ट्स इशू कर सकते हैं प्रोसेस अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स या डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय अक्यूज्ड एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस? तो इसका आंसर है नो। इसका रीजन दिया गया कि अक्यूज्ड की जो एंटाइटलमेंट है टू सीक ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 91, तो वो स्टार्ट नहीं होंगी टिल द स्टेज ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस की स्टेज स्टार्ट होने के बाद ही अक्यूज्ड को ये राइट मिलेगा। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है संजू बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए पुलिस चार्जशीट बनाते टाइम कोई ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है, यानी कि जिसमें अक्यूज ने कन्फेस किया हो कि उसने क्राइम किया है, तो क्या कोर्ट्स को चार्जशीट में ऐसी स्टेटमेंट को इग्नोर करना चाहिए? तो इसका आंसर है यस। इसकी रीजनिंग ये दी गई कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कन्फेशन जो कि अक्यूज्ड ने मेड किए हैं या अक्यूज्ड ने बोले हैं टू पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इग्नोर करने को कहा है ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को, भले ही वो चार्जशीट में ही इंक्लूडेड क्यों ना हो। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है मोहम्मद अबाद अली वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू प्रोसिक्यूशन इंटेलिजेंस 2024 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन था कि क्या डिले जो कि हुआ है इन प्रेफरिंग एन अपील अगेंस्ट अक्विटल अंडर सेक्शन 378 सीआरपीसी
तो क्या उसे कंडोन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 5 रेड विद 2 and 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट? तो इसका आंसर है यस, यानी कि सेक्शन 378 सीआरपीसी रेड विद सेक्शन 2 and 3 and 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। हमारी नेक्स्ट और लास्ट जजमेंट आज की है श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सवाल उठा कि वेदर फाइलिंग ऑफ एन एंटिसिपेटरी बेल थ्रू एन एडवोकेट कुड बी ट्रीटेड एज एन अपीयरेंस बिफोर अ कोर्ट बाय अ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। यानी कि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या प्रोक्लेम्ड पर्सन है, इन दोनों में फर्क है। प्रोक्लेम्ड पर्सन है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो अगर अपनी एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए एडवोकेट के थ्रू मतलब एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, तो क्या इसे अपीयरेंस कंसीडर किया जाएगा बिफोर अ कोर्ट? तो इसका आंसर है नो। इसकी रीजनिंग दी गई क्योंकि फिर हर एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड ऐसे ही करेगा कि एब्सकॉन्ड करेगा और फिर एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेगा, फिर उसकी एंटिसिपेटरी बेल को अपीयरेंस कंसीडर किया जाएगा और फिर प्रोक्लेमेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से नहीं किया जा सकता। रेफर किया गया सविताबेन गोविंद भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी जजमेंट में उठा वो ये कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटरिम ऑर्डर द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल शेल बी एनी बार द ट्रायल कोर्ट फ्रॉम इशूइंग प्रोसीडिंग विद स्टेप्स फॉर प्रोक्लेमेशन एंड इन टेकिंग स्टेप्स अंडर सेक्शन 83 सीआरपीसी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि अगर एंटिसिपेटरी बेल पेंडिंग है तो क्या वो बार क्रिएट करेगी ट्रायल कोर्ट पर कोई प्रोसेस इशू करने से या प्रोक्लेमेशन इशू करने से या सेक्शन 83 सीआरपीसी में कोई भी स्टेप लेने से? तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा इसी जजमेंट में कि कोई अक्यूज जो है वो प्री अरेस्ट बेल के लिए एंटाइटल होगा अगर नॉन बेलेबल वारंट और प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी पेंडिंग है या इशू किया गया है अक्यूज्ड फॉर डिफाइंग द लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ ट्रायल कोर्ट एंड अटेम्प्टिंग टू डिले प्रोसीडिंग्स? तो इसका आंसर है नो। रेफर किया गया प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर्स एंड लवेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही जो हमने पहले पढ़ा कि क्या मेयर एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने को या उसकी एप्लीकेशन फाइल करने को अपीयरेंस कहा जा सकता है बाय द अक्यूज्ड अंडर द प्रोक्लेमेशन? तो इसका भी आंसर है नो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये जजमेंट्स आपकी जर्नी को फैसिलिटेट करने में मदद करेंगी। ऐसी ही और जजमेंट्स जानने के लिए और लॉ के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।